Well, good evening all. I am Stanik Krishan from Speed उदयपुर. Once again आपके साथ सामने आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके. हमारे लाइफ में बहुत सारे इमरजेंसीज आते रहते हैं. ठीक है, कभी कभी इमरजेंसीज आती रहती है. मेडिकल इमरजेंसीज, फायर इमरजेंसीज, बहुत सारी इमरजेंसी आती रहती है. और इस पैंडेमिक में हमने इमरजेंसी का बहुत ही करीब से जाना है. यस, तो मेरा आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो मैं आपसे बात करने का हूँ कि यस, यू कैन सेव अ लाइफ. यस, हमारे और आपकी जिंदगी में हमें ऐसा बनना चाहिए कि हम किसी की मदद रूप से मेडिकली अगर हमको थोड़ा नॉलेज है तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. तो इसी कारण हमारे साथ आज जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से डॉक्टर केतन पटेल, कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन जुड़ने वाले हैं. तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उनसे बहुत सारी जानकारी भी लेंगे. मिथ्स क्या है और अपने जो है उनके साथ डूज एंड डोंट्स दोनों डिस्कशन करेंगे. सो सून उनको अभी वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर केतन पटेल भी जॉइन अस टुगेदर. सो लेट्स होप. वेलकम व्यूअर्स. सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि यस व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस इन दिस ब्यूटीफुल सेशन. I think within a moment, Dr. Ketan will be live with us. There he is. So, good evening, Dr. Ketan. Good evening. How are you? Yes, sir, I am fine. So, सबसे पहले सर नमस्ते फ्रॉम स्वीटी उदयपुर फैमिली. नमस्ते. अच्छा सर, आज हम डिस्कशन करने वाले कि उन लोगों को कि यस यू कैन सेव अ लाइफ, इनके साथ डिस्कशन करने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए जो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है. तो सर टाइम वेस्ट नहीं करते, तो क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते सर हम लोग कि सर हमारे लाइफ में बहुत सारी इमरजेंसीज आती है. तो मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे ये है कि व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हाउ टू मैनेज इट सर. तो हमारे व्यूअर्स को जरा इस पर रोशनी डालेंगे आप. ओके. जनरली बहुत कम लोगों को पता होता है कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है. लोगों को यही मालूम होता है कि किसी को हार्ट अटैक आता है उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं. दोनों का टर्मिनोलॉजी अलग है. कार्डियक अरेस्ट उसको बोलते हैं जिसका हार्ट बिल्कुल तरह से बंद हो गया हो और उसको जानना हो तो अपन उसको एकदम जोर से उसको चेक करें कि भाई साहब या कोई भी लेडी हो तो आप सुन सकते हैं मेरे को, और उसकी सांस देखनी है. अगर वो इंसान नॉर्मल तरह से सांस नहीं ले रहा है या बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है तो उसको समझते हैं कि वो कार्डियक अरेस्ट है. डॉक्टर्स पल्स चेक करते हैं, लेकिन एक लेमैन आदमी को, मतलब नॉर्मल इंसान को जो ट्रेन नहीं है उनको चेक नहीं करना है पल्स. और उस कंडीशन में उनको तुरंत ही एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करके आर्टिफिशियल चेस्ट पंपिंग करना है, जिसकी वजह से उसकी जान बचाई जा सकती है. ओके सर. सो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह ये अपने कार्डियक अरेस्ट की बात हमने किया, तो सर जैसे लोगों को स्ट्रोक भी आते रहते हैं, जैसे किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो सर उसमें डूज एंड डोंट्स तो वो सर हम कैसे मैनेज कर पाते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि जनरली स्ट्रोक मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हीट स्ट्रोक होता है, गर्मियों की वजह से जो होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं. लेकिन मेडिकल में स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस का जो अटैक होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं. अब सबको बता दूं एक चीज बहुत अच्छी कि पहले ऐसा था कि किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया या स्ट्रोक हो गया तो उसकी कोई दवाई नहीं है या उसको ज्यादातर कुछ करते नहीं है. लेकिन फिलहाल अभी साइंस इतना आगे चला गया है कि किसी को स्ट्रोक हो जाता है उसको 4.5 घंटे के अंदर ऐसी हॉस्पिटल ले जाए जिसको स्ट्रोक सेंटर बोलते हैं, तो उसको परमानेंट पैरालिसिस आप बचा सकते हो. अब उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है उसको पहचानेंगे कैसे इसको स्ट्रोक हुआ है. तो जैसे नॉर्मली इंसान को अगर आप स्माइल करने को बोलोगे तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, या उसके आवाज चेंज हो जाएगी या बंद हो जाएगी, या उसका एक तरफ का जो हिस्सा रहता है बॉडी का, या उसका हाथ में जो कप या पेन पकड़ा है वो नहीं हो पाएगा, या वो खड़ा नहीं हो पाएगा या गिर जाएगा. ये साइन है, उसकी वजह से पता चल सकता है कि पेशेंट को एक्यूट स्ट्रोक पैरालिसिस का अटैक हुआ है. उस कंडीशन में अगर स्ट्रोक सेंटर ले जाते हैं तो 85% टाइम पे उसकी जो ब्रेन की जो दिमाग की जो नाली रहती है वो ब्लड वेसल वो बंद हो जाती है. उसके लिए दवाई आती है, अगर वो दे देते हैं 4.5 घंटे के भीतर तो वो खुल जाता है और इंसान नॉर्मल हो जाता है. अभी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, जैसे आपने टॉपिक रखा है सेव लाइफ, तो इसमें आपने जिंदगी ऐसे बचाई कि कोई नॉर्मल इंसान जो 40-45 साल का है, घर का मेन पर्सन जो
जो पैसे कमा रहा है, अगर उसको पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी जिंदगी 360 डिग्री का टर्न ले लेती है। जैसे अगर वो पैरालिसिस हो गया तो उसकी नौकरी चली जाएगी, वो फाइनेंशियली पैरालाइज हो जाएगा, वो फिजिकली ऑलरेडी पैरालाइज है, वो कहीं अकेले जा नहीं सकता, उसको टॉयलेट भी जाना होगा तो उसको किसी की सहायता की जरूरत होगी, तो वो मेंटली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली सब पैरालाइज हो जाएगा। दूसरी तरफ है कि अगर आप उसको 4.5 घंटे के अंदर आइडेंटिफाई करके स्ट्रोक सेंटर ले जाते हो और डॉक्टर की टीम द्वारा अगर उसको टाइम पे मेडिसिन दिया जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है, तो वो पूरा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने किसी को नई जिंदगी दी है। ओके, दैट्स वेरी फैंटास्टिक सर, वेरी नाइस सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जनरली हम लोग बोलते हैं, जैसे आपने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताया, तो सर हार्ट अटैक अगर किसी बंदे को हुआ है तो सर बहुत, जैसे हम लोग डूज एंड डोंट्स तो बहुत मानते हैं, तो सर उस सिचुएशन में हमको क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट वी मस्ट नॉट डू इन दैट केसेस? ओके, जनरली देखा गया है कि हार्ट अटैक सबको पता होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पता है। जो कार्डियक अरेस्ट में जो नहीं करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हृदय बंद हो गया और इंसान बेहोश हो गया है। तो ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका शुगर कम हो गया, इसका पानी कम हो गया, तो उसको शुगर वाला पानी पिलाते हैं या कुछ और पिलाते हैं। कोई भी अर्ध बेभान अवस्था में जो इंसान रहता है, जो सेमी कॉन्शियस होता है या कंप्लीटली बेहोश इंसान जो होता है, उसको कोई भी तरह का लिक्विड नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो देने से हो सकता है कि वो लिक्विड उसकी अन्न नली में चला जाने की वजह से उसकी सांस की नली में चला जाए और उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये डोंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। वैसे ही हार्ट अटैक में काफी बार ऐसा होता है, खास करके फीमेल को, लेडीज लोगों को, जो डायबिटिक के पेशेंट है और जो ओल्ड एज है, उनको नॉर्मली जैसे छाती में दर्द होता है लेफ्ट साइड पे, वैसा टिपिकल नहीं होता है, उनको सिर्फ पसीना होता है या सांस फूल जाती है। उस कंडीशन में भी उनको हार्ट अटैक होने की संभावना है। दूसरी चीज है, काफी लोगों को पेट के हिस्से में दर्द होता है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इसको एसिडिटी का दर्द है। तो ये जो केसेस है उसमें आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसको नजदीकी हॉस्पिटल ले जाना, वहां डॉक्टर को दिखाना है और वो ईसीजी वगैरह करेंगे और आपको बताएंगे कि उनको हार्ट अटैक है कि नहीं है। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल जाते हैं और कुछ अननेसेसरी टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका एक ईसीजी करवाना, नॉर्मल टेस्ट करवाना और डॉक्टर को देखना, वो उतना वो नहीं है कि जो आपकी जान ले सके, उतना हैवी हो सकता है। सो हम लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं कि किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हो तो प्लीज नजदीकी हॉस्पिटल जाइए और चेक करवाइए, तो आपको प्रिवेंट हो सकता है। ओके सर, इट वाज अ वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन जो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में बताया। तो सर जनरली अगर हम देखेंगे तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि ये तो रही अपने फिजिकली की बात, तो सर जैसे ट्रॉमा केसेस भी हमारे पास होते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट केस हो गया या तो किसी को फ्रैक्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गया या किसी को स्पाइन इंजरी हो गया, तो सर उस केस में हम ये कर सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए? जैसे सर अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग डॉक्टर अपने आप खुद बन जाते हैं घर पे और अपना ही कुछ ना कुछ इलाज कर देते हैं, तो सर इस पे आप थोड़ा रोशनी डालेंगे प्लीज? स्टैनी, अगर देखा जाए ना तो हर एक के घर में मिनिमम एक डॉक्टर होता है, क्योंकि हर इंसान अपने को डॉक्टर के से कम नहीं समझता और हमेशा वो लोग अपने तरीके से उसको इलाज करने का कोशिश करते हैं जो उनकी भावना होती है, लेकिन हर टाइम वो सही नहीं होता है, क्योंकि हमें जो भी करना है वो साइंटिफिक बेस पे करना है। और खास करके ट्रॉमा में मैं हमेशा सबको रिक्वेस्ट करता हूँ और आज भी कहूंगा कि कभी भी आप टू व्हीलर चलाए, भले आप वो दूध की थैली लेने क्यों नहीं जाए या पड़ोसी में जो रहता है फ्रेंड आपका बाजू की सोसाइटी में उसको मिलने क्यों नहीं जाए, तो हेलमेट, सीट बेल्ट हमेशा पहने और ट्रैफिक नियमों का 100% पालन करें। अगर ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट जो कॉमनली देखा जाता है कि किसी को ब्लीडिंग हुआ, किसी को खून बह रहा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वहां वो जली हुई रुई या हल्दी वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से बंद हो जाए। पूरे वर्ल्ड में अगर जो खून बह रहा है उसको बंद करना हो तो उसका एक ही तरीका है, जो होता है डायरेक्ट प्रेशर लगाना। आप साफ कपड़ा लेके उसको डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करेंगे 10 मिनट के लिए, तो 99.99% वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। लेकिन इंसान का वो क्यूरियोसिटी होता है ना कि हर 1 मिनट में या 2 मिनट को उसको देखना कि बंद हुआ कि नहीं, तो प्रेशर रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से वो बंद नहीं होता है। सो प्लीज मेहरबानी करके एक साफ कपड़े से
बांध के रखिए, जिसकी वजह से वो ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। कुछ भी मत लगाइए, क्योंकि जो आप लगाते हो वो उसको हमें हॉस्पिटल आके उसको क्लीन करना रहता है। उससे रीब्लीडिंग का या नहीं क्लीन करने से, अच्छे से क्लीन नहीं करने से वहां इन्फेक्शन का रेट बढ़ता है। सो प्लीज डोंट डू दैट। यूज अ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़ा, उसको दबा के रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो उसको स्पाइन इंजरी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, या कोई भी हड्डी का फ्रैक्चर होने का चांसेस ज्यादा है। सो हो सके तो मैक्सिमम एम्बुलेंस का ही यूज करें, क्योंकि जब आप कोई भी इंसान को प्राइवेट गाड़ी में या ऑटो में लेके जाते हैं तो उसको वो सीधा नहीं लेटे पाता, तो उसका बॉडी बेंड होता है। आपको पता नहीं उसको कहाँ कहाँ फ्रैक्चर है, उसकी वजह से उसकी परिस्थिति और खराब होती है। सो वी ऑलवेज रिक्वेस्ट, पॉसिबल है तो 99% टाइम पे आप बेटर यूज एम्बुलेंस सर्विसेज। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज सबसे, अगर ट्रॉमा के केस में कि किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे हड्डी टूट गई, ठीक है, तो जनरली कैसा होता है कि हड्डी टूटना सबको ऐसा पता है कि बीच में से हड्डी टूट गई, ठीक है। अब आप इतना समझिए कि हड्डी के आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मसल्स है, जैसे नसें हैं, लोही खून ले जाने वाली नलियां है, वो टूट जाती है साथ में भी, क्योंकि वैसे हड्डी ऐसे टूट गई है। अगर आप उसको सपोर्ट करके ले जाते हो, ठीक है ना, तो वो डैमेज होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। तो घर पे कुछ भी कार्डबोर्ड है या अम्ब्रेला है, बंच ऑफ न्यूज़पेपर है, उसको लपेट लोगे तो वो हिस्सा एकदम स्ट्रेट रहेगा और उस हिसाब से आप ले जाओगे तो उसको दर्द भी कम होगा और उसका कॉम्प्लिकेशन भी कम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करने से इंसान का जो मेन इंटेंशन होता है कि सेव लाइफ, उसका हाथ सेव हैंड, क्योंकि अगर इसकी नस यहाँ से कट गई जहां फ्रैक्चर हुआ है तो इस हिस्से में खून नहीं पहुंचेगा, तो यह हाथ बेकार हो जाएगा। तो आप किसी को अच्छे से ले जाते हो, वो भी एक जिंदगी बचाने जैसा है, क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ, अगर मेरा राइट हैंड बच जाता है तो मेरे लिए वो दूसरी जिंदगी ही होती है। सर, इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन, एकदम लेमन लैंग्वेज में आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये सब जो जानकारी है काफी फायदेमंद होगी। तो सर, ये तो रही आप फ्रैक्चर्स की बात, ट्रॉमा की बात, हार्ट रिलेटेड की बात। तो सर, जैसे अभी हम देखते हैं कि कभी गांव में या अपने शहरों में भी कभी कभी पॉइजनिंग के केसेस हो जाते हैं, एनिमल बाइट से हो जाते हैं, सेल्फ पॉइजनिंग हो जाता है, स्नेक बाइट हो जाता है। तो सर, उस केस में व्हाट शुड बी डू? ओके, क्या करेंगे उससे अच्छा है कि मैं ऐसा बोलूंगा कि क्या नहीं करोगे आप। जो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट था वो कि जनरली देखा गया कि कोई भी इंसान कुछ छोटी सी बात में भी पॉइजन खा लेता है, जैसे वो ग्रेन्स में रखने की दवाई की गोलियां खा लेते हैं या नींद की गोलियां खा लेते हैं, वो सब। तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ चीजों में आपको कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको खतरा ना हो, और उसमें सबसे पहला आता है कि आप उसको जो पॉइजन खाया है उसको आप उल्टी कराने का कोशिश मत करें। क्यों? जो मैंने पहले भी बताया कि जो इंसान बेहोशी की हालत में रहता है, अगर आप उसको मुंह में हाथ डाल के उल्टी कराओगे तो हो सकता है कि कुछ वो जो उसने खाया है वो उसके लंग्स में चला जाएगा, तो वो उसके लिए केमिकल निमोनाइटिस करेगा, वो काफी डेंजरस रहता है, ठीक है। दूसरी चीज है, आप उसको जनरली देखा गया है कि उसको नमक वाला पानी ज्यादा पिलाते हैं जिसकी वजह से उसको उल्टी हो जाए। अब वो केमिकल वाला जो नमक वाला पानी है, वो आपने जो गोली खाई है, जो भी चीज आपने खाई है पॉइजनिंग के लिए, उसके साथ क्या केमिकल रिएक्शन होगा किसी को नहीं पता है, वो काफी बार डेंजरस हो जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि इस मामलों में आपको कुछ नहीं करना है, नजदीकी हॉस्पिटल ले जाना, वहां डॉक्टर की टीम द्वारा वो आपको नाक में से नली डाल के उसको वॉश आउट करेंगे, उसकी वजह से आपका कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज है जो आपने पॉइजनिंग में बताई कि स्नेक बाइट होता है। अब बहुत ही कम लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड हार्डली 7 to 8% snakes only poisonous, remaining all 90% snakes are non poisonous। इसीलिए अगर सांप काटे तो हर बार ऐसा नहीं सोचने का कि इंसान मर ही जाएगा, हो सकता है कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा हो। सो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसमें कि सपोज हाथ पे काटा हुआ है तो उसके थोड़े से आगे के हिस्से को एक अच्छे साफ कपड़े से आप जोर से बांध दो,
कभी भी जो काटा हुआ जगह है उसको काट के खून चूसने का कोशिश नहीं करने का, कभी भी वो आपको ओके। खतरे में और ज्यादा डाल सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाथ या पैर जहां पर भी सांप ने काटा है उसको मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे ही मूवमेंट करते हो हाथ की, ठीक है ना, या पैर की, तो सर्कुलेशन बढ़ता है, उसकी वजह से वो जहर वाला जो खून है वो हार्ट में पहुंचता है और फिर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको रोकने के लिए आप ये जो प्रोसेस कर रहे हो, सो उसकी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और हो सके उतना जल्दी से नजदीकी अस्पताल में जाइए जहाँ उसका एंटीडोट रहता है, वो लोग आपको दवाई देंगे और आप ठीक हो सकते हैं। तो सर ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और सर और एक चीज है, जैसे हम अगर बोलते हैं कि हम लोग कहीं स्विमिंग करने गए या हम लोग कहीं पिकनिक पे गए, तो कैसे सर ड्राउनिंग का केसेस है, तो सर उस केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? ओके, ये बहुत ही फनी इसीलिए है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हर कोई इंसान दूसरों को देख के सीखता है कि उसके इसने ऐसा किया था तो मैं ऐसा करता हूँ। और ड्राउनिंग के केस में ज्यादातर ये होता है कि जितने भी आपने इमरजेंसी सब बताई, हमारे पे मैक्सिमम अपने मूवी का बहुत इफेक्ट होता है कि हम मूवी को देख के उसको फॉलो करते हैं, लेकिन आपको सबको समझना है कि वो सही नहीं होता है हर हमेशा। तो पानी में जो डूब जाता है उसमें भी ऐसा ही होता है कि हम लोग हमेशा एज ए डॉक्टर सबको सलाह देते हैं कि अननोन जगह पर कभी भी आप कोई डूब रहा है, आपका फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है, तो उसको बचाने के लिए आप अननोन जगह पर कूदे नहीं। वहां आप रस्सी, ट्यूब्स, चार पांच लोग हैं तो ह्यूमन चेन बना के आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है, इसीलिए काफी बार एक को बचाने के लिए दूसरा जो इंसान कूदता है उसकी भी मौत हो जाती है, जो अपन डेली न्यूज़पेपर में या टेलीविजन पे न्यूज पे देखते हैं। सो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखें प्लीज। दूसरी चीज, अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया तो जनरली लोग उसको उल्टा सुला के उसको पेट दबाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम उसको पेट में से पानी बाहर निकाल रहे हैं। जो मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी इंसान बेहोशी की हालत में रहता है, अगर आप उसको प्रेस करोगे उसके पेट को, उसके एब्डोमेन के हिस्से को, तो वो जो पानी निकलेगा उसमें हो सकता है कि वो फिर से उसकी सांस की नली में चला जाए और उसका जो सांस लेने का जो सिस्टम रहता है वो फिर से चॉकअप हो जाए, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, और उसकी मौत हो सकती है। तो कभी भी उस कंडीशन में ऐसा नहीं करें। आप उसको फिर से देखें कि वो बेहोश है, उसकी सांसें चल रही कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तो आप एम्बुलेंस को बुला के आर्टिफिशियल जो पंपिंग बोलते हैं वो चालू करिए। अगर वो बेहोशी की हालत में है लेकिन सांस चल रही है तो उसको एक तरफ लेटा दें और नजदीकी अस्पताल में तुरंत ले जाए। बिल्कुल सर, वन बाय वन सर, वन बाय वन, इट इज वेरी लेमन लैंग्वेज में आप समझा रहे हो, तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझ में आ रहा होगा। और सर आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी केस आगे है बर्न्स का। तो सर जो जल जाते हैं या कुछ कारण या कुछ इमरजेंसी के कारण या तो फिर कुछ उन पर हानि हो जाती है, तो सर उसमें हम डूज एंड डोंट्स में क्या कर सकते हैं? ओके, बहुत ही अच्छा। दूसरा एक टॉपिक है कि कोई जल जाता है जो आम नॉर्मली होता है, तो खास करके जो लेडीज लोग हैं, ठीक है, जो घर में खाना वाना पकाते हैं और काफी बार छोटी छोटी चीजों में जल जाते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी आप हो, अगर आप जल जाते हैं तो जो घर में जो नॉर्मल टैप वाटर होता है जिसमें पानी आता है नल में, उसके नीचे कम से कम 10-15 मिनट आपका हाथ रखे अगर वो जल गया है तो, ठीक है ना, और कुछ नहीं करे। उससे आपका 70-80% काम आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा कि आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो बर्न्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है केमिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल, और जो मोस्ट कॉमन होता है थर्मल, जिसको आग लगने से लगता है। अब तीनों में देखा जाए ना तो सबसे खतरनाक आपका इलेक्ट्रिकल बर्न्स है, क्योंकि उसमें से बॉडी में से करंट पास होता है और बॉडी के काफी हिस्से डैमेज होते हैं, उसमें हार्ट में भी डैमेज होता है। तो कभी भी किसी को इलेक्ट्रिकल करंट लगे, भले छोटा हो, लेकिन उसको हॉस्पिटल में ले जाके एक बार डॉक्टर से अवश्य चेक करवाएं। दूसरा है केमिकल और थर्मल बर्न्स। अगर किसी को बर्न्स हो जाता है तो हमेशा याद रखें कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल टैप वाटर का पानी डालें। अब उसका फायदा क्या है कि सपोज ये चमड़ी जल गई आपकी, आपने 2 बार पानी उसमें डाला, अब जो जल गई है उसके नीचे जो जला हुआ जो स्किन के नीचे का लेयर है
वो कॉन्स्टेंटली हीट ट्रांसमिट करता रहता है। अगर आप ज्यादा पानी डालते रहते हो तो वो डैमेज कम करेगा अंदर के जो हिस्सा है उसको, उससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो ऑलवेज ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल पानी डालें, नहीं कि बर्फ वाला, नॉर्मल पानी डालें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने जैसे रिंग पहना हुआ है या घड़ी पहना हुआ है या ब्रेसलेट है, जो कुछ भी है उसको निकाल दें। उसके दो रीजन है, एक तो ये मेटल है, उसमें से कांस्टेंट हीट ट्रांसमिट होती है और वो नीचे के हिस्से को डैमेज करता है ज्यादा। दूसरा, बाद में यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये पूरा हिस्सा इसको कंप्रेस करता है। आगे के एरिया में वहां खून जाने का तकलीफ होता है और हो सकता है कि ये हिस्से में खून नहीं पहुंचे और ये काटना भी पड़े। तो ये दोनों वजह से कुछ भी है उसको निकाल दे। जो भी कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना, उसको निकाल दे, क्योंकि जो हीट होता है वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिट करता है। साफ सुथरे कपड़े से उसको लपेट दे और हो सके उतना नजदीकी अस्पताल में ले जाए जहां उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलेगा। और वो जो नहीं करना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी भी वो आप जो घर पे लगाते हैं, काफी लोग कॉलगेट लगाते हैं, घी लगाते हैं, बर्नोल लगाते हैं, काफी कुछ, ठीक है। किसी को मान लो छोटा सा वो बॉयल हो जाता है, उसको फोड़ देते हैं। मेहरबानी करके कुछ नहीं करें, क्योंकि जब आप कुछ भी उसका लेयर लगाते हैं, आपकी जो इच्छा होती है कि उसका जलन कम हो, लेकिन आप जो लगाते हैं कॉलगेट, घी, बर्नोल, जो कुछ भी, वो स्किन के साथ चिपक जाता है। जब हम लोगों को उसको क्लीन करना होता है डॉक्टर को, तो उसके साथ वो जली हुई चमड़ी निकल जाती है, तो वो इन्फेक्शन के लिए ज्यादा इनवाइट करता है, कि क्योंकि वो एक्सपोज स्किन हो गई है। सो मेहरबानी करके वो आप वो नहीं करें, उसको सिर्फ साफ कपड़े से कवर करें और हॉस्पिटल ले जाए, जहां डॉक्टर्स की टीम द्वारा उसको अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे और कॉम्प्लिकेशन कम हो सकता है। Okay, sir, it was very nicely explained these things for burnings. सर, और एक कंफ्यूजिंग चीज से हो जाती है कि सर जो सीजर और जो फिट्स में है, तो उसमें डील करना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो सर, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स वन शुड नॉट यूज इन सच केसेस? ओके, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कभी किसी को, जैसे आपने बोला फिट्स, काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, सीजर समझ में नहीं आता है। जो नॉर्मल बोलते हैं कि मिर्गी का अटैक जो होता है, ठीक है ना, कि वो होता है। तो अगर गांव में, या अभी तो अच्छे खासे पढ़े हुए लोग भी फॉलो करते, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, वो जूता सूंघाते हैं, या वो कुछ सड़ी हुई ओनियन सूंघाते हैं, मोजे सूंघाते हैं। अब आपको समझना है कि जिसको रियली में मिर्गी का अटैक आया हो, जिसको फिट्स आते हैं, ठीक है ना, उसको इस कुछ भी करने से कोई तकलीफ नहीं होगा या उससे कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग नॉर्मल, जिसको हिस्टेरिकल अटैक बोलते हैं, जो सिर्फ दिखावे के लिए मिर्गी का अटैक कर आया है ऐसा दिखाते हैं, उनको आप बदबू वाली चीज सूंघाते हैं तो इंसान अपनी आंखें खोल देता है, क्योंकि वो बदबू सहन नहीं कर सकता है, ठीक है। आपका काम अभी वो नहीं है कि उसको फिट्स है कि नहीं, आपका काम है उसको सही तरीके से इलाज करना, अगर आप किसी की जिंदगी बचाना चाहते हो तो उस केस में आपको, कोई भी इंसान को जब फिट्स आते हैं, मिर्गी आती है, तो 3 तरह की पोजीशन में होता है। या तो वो लेटा हुआ होता है, बैठा होता है, या खड़ा होता है। जो खड़ा हुआ इंसान और बैठा हुआ इंसान को फिट्स आते हैं, वो गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से उसको चोट लग सकती है। तो अगर आपको पता है कि इसको मिर्गी का अटैक आ रहा है, फिट्स आ रहा है, तो उसको एक फ्लैट सरफेस पे लिटा दे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके छोटे बच्चे और उम्र वाले लोग जिनकी हड्डियां नरम होती है, तो अगर वो ऐसे झटके मार रहे हैं तो उसको जोर से नहीं पकड़े, वरना फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है। 99% टाइम नॉर्मल को जो फिट्स आते हैं वो 1 या 2 मिनट में खत्म हो जाती है। उसके बाद इंसान बेहोश रहता है। तो उस मामले में कभी भी आप कोई भी तरह का लिक्विड उसके मुंह में मत डालें, क्योंकि वो सांस नली में जाके उसका सांसों-सांस का जो प्रक्रिया रहता है वो बंद हो सकने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो प्लीज मेहरबानी करके नहीं करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसको एक तरफ लिटा दें, जिसकी वजह से अगर उसको उल्टी भी होती है तो साइड में से निकल जाएगी
और उसकी सांस की जो नली का रास्ता है वो भी खुला रहेगा, जो फायदा रहेगा, और फिर उसको नजदीकी अस्पताल में ले जाए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके साथ जो ये सेशन था वन बाय वन करके आपने जो इस तरह से लिमन लैंग्वेजेस में हमें समझाया, जो डूज एंड डोंट्स है, तो उसको काफी आपने उम्दा तरीके से समझाया। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई होप कि हम आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस करते रहेंगे। एंड फ्रॉम द होल फैमिली ऑफ स्टूडियो देपुर सर, इट्स वेरी वेरी नमस्ते टू यू। थैंक यू सो मच, एंड कीप टेकिंग योर केयर एंड योर नजदीकी लोगों का। और जाने से पहले सबको मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके हो सके तो बिना काम के बाहर नहीं जाए। कोरोना की वजह से आप अपना और अपने जो नज़दीकी लोग हैं जिसके लिए आप सोचते हैं कि वो मेरे बहुत ही बी लविंग है, उनका केयर करने के लिए भी आप बाहर बिना काम के नहीं जाए। और बाहर जाना हो तो पूरा प्रिकॉशन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट करें, जिसकी वजह से आप इसको रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ लवली डे है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते। नमस्ते।